Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the great weather phenomena called El Nino and La Nina, which has a great impact on Indian rain pattern or Indian monsoon pattern. Few days ago, there is an article in The Hindu, which talk about research published in the General Nature Communication, which talk about the climate change has greatly impacted the El Nino and La Nina weather patterns at least by 2013. Here we talk about how climate change has changed this weather pattern. First of all, we know about the El Nino और La Nina weather patterns. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि El Nino और La Nina जो weather pattern है, वो क्या है? राइट दोस्तों? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्या होता है El Nino और La Nina. उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे हमारे वेदर पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि अल नीनो जो होता है ये वार्मिंग ऑफ सी वाटर है in the East Central East Equatorial Pacific that occurs every few years. During El Nino, surface temperature in the Equatorial Pacific rises and the trade wind क्या होता है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर हवा बहती है वो कमजोर होती है ड्यू टू एल नीनो। तो थोड़ा आप इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों ये एल नीनो जब आता है तो ट्रेड विंड जो कि इस डायरेक्शन में बहती है और ये वाला पोर्शन ये है आपका ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक ये गर्म होता है, ये वाला पोर्शन गर्म होता है। और जब गर्म होता है हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो ट्रेड विंड्स होता है वो ईस्ट टू वेस्ट बहता है। मतलब कि उस वक्त हवाएं इस डायरेक्शन में चलती है। इसका मतलब है कि अगर ये पार्ट गर्म हो जाएगा तो हवाएं फिर इस डायरेक्शन में नहीं बहना शुरू होंगी। मतलब जो हमारा ट्रेड विंड्स है वो कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाएगा। यही बात इस आर्टिकल में कही गई है कि ट्रेड विंड्स जो है वो कमजोर हो जाता है। नॉर्मली द ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द अमेरिकाज टुवर्ड्स एशिया। मैंने जैसे कि बताया ड्यू टू एल नीनो दे फ्लैटन एंड चेंज डायरेक्शन टर्न इनटू द वेस्टर्लीज। इसका मतलब है कि जो इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट बह रहा था ट्रेड विंड वो अब चेंज हो जाता है। ईस्टर्लीज की जगह वेस्टर्लीज में चेंज हो जाता है। मतलब वेस्ट टू ईस्ट बहना शुरू हो जाता है। ठीक है? ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द ईस्टर्न पैसिफिक टुवर्ड्स अमेरिकाज द phenomenon of upwelling where nutrient rich water rise towards the surface। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे कि हो क्या रहा है। इज रिड्यूस्ड, हालांकि इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। El Nino that this in turn reduced phytoplankton, thus fish that hit phytoplankton are affected, followed by the other organism higher up to the food chain. Warm waters also carry tropical species towards colder areas, disrupting multiple ecosystems. Since the Pacific covers almost one third of the Earth, changes in the temperature, subsequent alteration of wind patterns disrupt global weather patterns. El Nino causes dry, warm water in the northern US, Canada, increase the risk of flooding in the US Gulf Coast, southern East US, and also brings drought to ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। अब आइए दोस्तों ये अल नीनो कहना क्या चाह रहा है। जैसे देखिए तो जब हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में ट्रेड विंड कहते हैं दोस्तों नॉर्थ 10 डिग्री या 25 डिग्री से लेकर नॉर्थ टू साउथ जो एयर बहती है उसको एक पट्टी होती है, उसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, जो कि ईस्ट टू वेस्ट की तरफ बहती है। तो नॉर्मल जो हमारा ईयर होता है उसमें क्या होता है कि जो हवाएं होती है इस डायरेक्शन में बहती है। मतलब कि जो सी टेम्परेचर की वजह से सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से जो पानी गर्म होता है वो हवा के साथ बह करके इस तरफ आता है। मतलब कि यहाँ का जो सी वाटर होगा वो ज्यादा वार्म होगा मुकाबले यहाँ के सी वाटर के, क्योंकि हवा जो है उस गर्म वाटर को इस तरफ खींच करके लाएगा। मतलब कि ये वाला पोर्शन आपका गर्म हो जाएगा, जो सरफेस वाटर है वो गर्म हो जाएगा। और क्या होगा, चूंकि हवा जो है वाटर को इस तरफ खींच करके ले जा रहा है तो यहाँ अपवेलिंग होता है। अपवेलिंग का मतलब नीचे का जो ठंडी हवा है वो बाहर की ओर आएगा।
इस घटना को कहते हैं हम अपवेलिंग। क्या कहते हैं? इसको अपवेलिंग कहते हैं। क्या? कि ठंडी वाटर ऊपर की ओर होता है ड्यू टू द रिमूवल ऑफ दिस वार्म वाटर सरफेस ड्यू टू द ट्रेड विंड्स। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ जो ठंडे प्रदेशों में आप देख रहे हैं, ये चिली है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ के जो भी कंट्रीज़ हैं, इसके आस-पास के इलाकों में ये ठंडे ये कोल्ड ओशियन वाटर्स बहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो कोल्ड स्ट्रीम्स होते हैं, वहाँ पर फिशरीज़ का बहुत ज़्यादा चांसेज़ होता है। मतलब ऐसे जगह पर मछली बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंड के मौसम में फाइटोप्लैंक्टन क्या है दोस्तों? तो ये छोटे-छोटे पेड़-पौधे हैं जिनको मछलियाँ खा कर के बड़ी होती हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर जम जाते हैं। किस तरफ से? तो ये जो आपका है ईस्ट वाला, ईस्ट पैसिफिक इक्वेटोरियल रीजन में ठंडे वाटर की वजह से फाइटोप्लैंक्टन जन्म होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के जन्म होने से ढेर सारी मछलियाँ यहाँ पर आती हैं, उनको खाने के लिए। इसलिए ये मछलियों का प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ के आस-पास के जितने भी कंट्रीज़ होंगे देखेंगे, वो मछली उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि इसी रीजन में होता है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कंडीशन दोस्तों। अब जब अल नीनो जो कंडीशन होता है, उस अल नीनो के कंडीशन में इसका हो जाता है उल्टा। मतलब कि जब एल नीनो होता है, तो हमारा जो वार्म वाटर है, वो इस डायरेक्शन में ना आकर के वार्म वाटर इस डायरेक्शन में आना शुरू कर देता है। मतलब कि जो यहाँ ठंडा होना चाहिए था, अब यहाँ पर वार्म वाटर जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर गर्म वाटर तो होगा नहीं अब। और जब यहाँ पर वार्म वाटर हो जाएगा तो ये फिशरीज के लिए सही नहीं होता है। मतलब फिश प्रोडक्शन के लिए सही नहीं होता। मतलब फाइटोप्लैंक्टन भी इस यहाँ पर नहीं पनप पाएँगे क्यों? ड्यू टू वार्म वाटर। तो जब फाइटोप्लैंक्टन नहीं होंगे तो मछलियों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब फिशरीज प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और दूसरी बात कि जब यहाँ पर वार्म वाटर वेस्ट टू ईस्ट बहना शुरू हो जाता है, और दोस्तों ऐसा होता क्यों है? तो ये वेस्टर्लीज की वजह से होते हैं। मतलब कि जो ट्रेड विंड जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट बहता था, वो कैसा हो गया? वीक हो गया। वीक हो गया तभी तो वाटर इस डायरेक्शन में बहने लगा ना। अगर ट्रेड विंड मजबूत रहता तो वार वाटर को इस तरफ धकेल करके ले जाता। लेकिन नहीं, ट्रेड विंड किसी कारणवश से अगर कमजोर हो जाता है, मतलब वेस्टर्लीज प्रिवेल कर जाता है, मतलब वेस्टर्लीज प्रभावी हो जाता है। इसका मतलब वार्म वाटर जो है वेस्ट टू ईस्ट बहना शुरू हो जाता है। इसलिए वार्म वाटर आकर के यहाँ चिली और पेरू की सीमा के पास आकर जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन मरने लगते हैं, फिशरी प्रोडक्शन कम हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, कि ये जो आप देख रहे हैं वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का वेस्टर्न पोर्शन और ये नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पोर्शन, यहाँ पर फ्लडिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वार्म वाटर है, गर्म होकर के ऊपर उठेगा, ऊपर होगा, ठंडा होगा और घनघोर बारिश होगी। तो इसकी वजह से, एल नीनो की वजह से यहाँ पर फ्लडिंग जैसा माहौल बन जाता है। दूसरा इफेक्ट क्या मिलेगा दोस्तों, कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, यहाँ पर तो वार्म वाटर रहे नहीं, वार्म वाटर रहते तब ना ऊपर उठ करके ठंडा होता, गर्म होता। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये ईस्टर्न पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ड्राउट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है एल नीनो का प्रभाव। और एल नीनो की वजह से दोस्तों भारत का मॉनसून भी गड़बड़ हो जाता है। मतलब जो हमारा मॉनसून सही नहीं होता, अब सही मॉनसून होने के लिए यहाँ पर आपका वार्म वाटर होना चाहिए, लेकिन एल नीनो की वजह से वार्म वाटर इस तरफ चला आ जाता है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट चला जाता है। तो हमारा मॉनसून भी इसकी वजह से, एल नीनो की वजह से वीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में एल नीनो पूरी अच्छी तरीके से। अब चलिए आइए देखते हैं ला नीना के बारे में, कि ला नीना किस तरीके से इफेक्ट डालता है। चलिए देखिए, ला नीना, तो ला नीना क्या है? जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब एल नीनो क्या कर रहा था? वार्म वाटर को वेस्ट टू ईस्ट लेकर के आ रहा था, ट्रेड विंड को कमजोर कर रहा था। वेस्ट अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न रीजन में फ्लडिंग की स्थिति, इस सिचुएशन हो जा रहा था। लेकिन वहीं वेस्ट नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में सुखाड़ की स्थिति पैदा हो जा रही थी।
ला नीना की वजह से ये इसका अपोजिट होगा, मतलब कि वार्म वाटर जो नॉर्मल कंडीशन था उसको बढ़ा देगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन में वार्म वाटर ईस्ट टू वेस्ट आते थे, लेकिन जिस साल ला नीना प्रभावी हो जाता है उस साल बहुत अधिक मात्रा में वार्म वाटर जो है ईस्ट टू वेस्ट आते हैं। चलिए देखते हैं। तो कहता है कि जो हमारा ला नीना इज अपोजिट टू एल नीनो। ला नीना सी cooler than average sea surface temperature in the equatorial Pacific region. Trade wind are stronger than usual, pushing warmer water towards the Asia. Right? On the American west coast, the upwelling increases, bringing nutrient-rich water to the surface. Pacific colder water close to the Americas push jet stream narrow bands to strong winds in upper atmosphere northwards. This leads to drier condition in southern US and heavy rainfall in Canada. La Nina has also been associated with heavy flood in Australia. Two successive La Nina events in the last 2 years caused intense flooding in resulting significance and damage. तो आइए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से ला नीना को समझ लेते हैं। तो फिगर के माध्यम से थोड़ा सा हम ला नीना को समझते हैं। देखिए ये है ला नीना की कंडीशन, मतलब कि ला नीना की कंडीशन में जो हमारा नॉर्मल कंडीशन तो यही होता था कि ट्रेड विंड ईस्ट टू वेस्ट रहते थे, मतलब कि वार्म वाटर को ये ईस्ट टू वेस्ट की ओर वेस्ट पैसिफिक की तरफ लेकर आते थे। ये वेस्ट पैसिफिक है, ये ईस्ट पैसिफिक है। तो इस तरफ लेकर आते हैं कि जिस साल ला नीना प्रभावी होता है उस दोस्तों ट्रेड विंड काफी मजबूत हो जाता है। ये मैक्सिमम अमाउंट में जो सी सरफेस टेम्परेचर ऊपर का जो गर्म पानी है उसको धकेल मतलब ये इधर जमा करते हैं, जिसकी वजह से अपवेलिंग होता है बड़ी अधिक मात्रा में, मतलब कि नीचे से जो वाटर होता है वो ऊपर की ओर आता है। ये पेरू और चिली के तट पे, मतलब कि नीचे क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर होते हैं। क्यों न्यूट्रिएंट रिच वाटर होते हैं? क्योंकि समुद्र के नीचे क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स जमा रहते हैं। जब वार्म वाटर गर्म होकर के वाटर ये ऊपर की ओर बहना शुरू होता है तो इस जगह को भरने के लिए नीचे के कोल्ड वाटर आकर के यहाँ पे जमा होते हैं। इस वजह से न्यूट्रिएंट वाटर की रिचनेस हो जाती है, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होने लगते हैं और उनकी वजह से मछलियाँ यहाँ पर आने लगती है, तो फिशरीज प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। मतलब कि अब यहाँ पर का जो रीजन है वो ड्राई होने लगता है। लेकिन कनाडा जो थोड़ा-सा ऊपर है आप देखेंगे, इसकी वजह से कनाडा में भारी बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। की स्थिति जैसी हो जाती है। अब चूँकि ये वार्म वाटर को खींच करके ले गए हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो यहाँ गर्म सी सरफेस टेम्परेचर हाई है, पानी को गर्म करके ऊपर की ओर ले जाएगा, ऊपर जाकर ठंडा होगा, तो ये बरसेगा, जिसकी वजह से नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में बहुत भारी बारिश होती है। और दोस्तों ला नीना के प्रभाव की वजह से पिछले कह रहे हैं कि लगातार 2 कंसेक्यूटिव ईयर में ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में भारी बारिश हुई है। और दोस्तों जब ये सिचुएशन होता है तो हमारे इंडिया में भी जो मानसून है वो भी बहुत प्रभावी होता है, इफेक्टिव मानसून हो जाता है। मतलब जनरल मानसून से ज़्यादा बारिश होती है। क्योंकि ये हवाएँ गर्म होकर इस डायरेक्शन में जाती है और फिर ऐसे-ऐसे बारिश करती हैं। ठीक है दोस्तों? तो वो मानसून वाले चैप्टर में हम बात करेंगे। ये सिर्फ़ सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब समुद्र के पानी गर्म होकर के ऊपर उठेंगे और ये इस तरफ कोरियोलिस फ़ोर्स की वजह से वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और फिर आगे चल के ये इस डायरेक्शन में मूव करके पूरे भारत में भारी बारिश करते हैं। तो जिस साल अल नीनो का प्रभाव होता है, उस साल भारत में मानसून बहुत अच्छा होता है। जिस साल क्षमा करिएगा, जिस साल ना लीना की प्रभाव होती है, उस साल भारत में मानसून का प्रभाव ज़्यादा होता है, लेकिन जिस साल एल नीनो का प्रभाव होता है, उस साल मानसून भारत में भी कमज़ोर हो जाता है। तो ये था दोस्तों अल नीनो और ला नीना, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल द हिंदू में आया था। अब द अल नीनो और ला नीना का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको कहते हैं हम El Nino Southern Oscillation. The Southern Oscillation is a large-scale change in sea level pressure of tropical Pacific.
तो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन स्केल इज सिग्निफिकेंट इनफ इन्फ्लुएंस ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल क्लाइमेट। दोस्तों पैसिफिक जो ओशियन है ये दुनिया का 1/3 है। इसका मतलब है कि पैसिफिक ओशन में अगर कुछ भी होता है, किसी भी तरीके का वेदर पैटर्न में चेंजिंग आती है, तो हमारा क्लाइमेटिक रीजन कई सारे देशों में, कई सारे जगहों पर बिल्कुल बदल जाता है। और एल नीनो और ला नीना ये सेंट्रल पैसिफिक का ही एक वेदर फेनोमेना है, जिसकी वजह से कई सारे देशों में वेदर पैटर्न चेंज हो जाते हैं। यह स्टडी हमें इसी बारे में बात करती है। कह रहा है कि इफ द सेंट्रल पैसिफिक एंड ईस्ट पैसिफिक आर नॉट सेपरेटेड, सी सरफेस टेम्परेचर वेरिएबिलिटी from El Nino southern oscillation will occur almost 4 decades earlier than previously suggested. Changes in the equatorial Pacific will be visible first due to the a stronger increase in the East Pacific El Nino southern oscillation rainfall response, leading to the increased sea surface temperature variability. अब इंडिया के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है? तो एल नीनो काउजेज हमने बताया, वीक रेनफॉल होता है, मोर हीट होती है क्योंकि ये वार्म वाटर को खींच करके इस डायरेक्शन में लाता है। Across South Asia, particularly in India, Northwest and Bangladesh during the monsoon. At present, India, like the rest of the globe, is witnessing an extended strip deep of La Nina. अभी देख रहे थे कुछ सालों में दोस्तों की 1-2 साल मतलब काफी जोरदार बारिश हुई। मतलब कहा जा रहा था कि ला नीना का प्रभाव अभी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आज था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आपको यह आर्टिकल कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।